हेलो एवरीवन। हम लोग आज बात करेंगे मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस की। और ग्रेगर जॉन मेंडल को हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स की तरह रिगार्ड करते हैं। और उन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों, वो किया था गार्डन पी के ऊपर। और गार्डन पी का बोटानिकल नेम इज पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम। ठीक है। सो व्हाई डिड द मेंडल सिलेक्टेड पाइसम सेटाइवम एज हिज मॉडल ऑर्गेनिज्म? तो उन्होंने सिलेक्ट किया क्योंकि पाइसम सेटाइवम या फिर गार्डन पी जो है, वो उसके पास बहुत सारी कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो उनको सक्सेसफुल होने के लिए हेल्पफुल रही। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि गार्डन पी के पास शॉर्टर जनरेशन टाइम है, अगली जनरेशन उनको जल्दी मिल जाएगी। गार्डन पी में ब्रीडिंग कराना वो काफी फिजिबल है। उसके अलावा जो मेन पॉइंट है कि गार्डन पी में 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स कैन बी सीन। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड से मेरा मतलब क्या है कि सपोज कर लीजिए मैं किसी एक ट्रेड की बात करती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है लेंथ की। मैं यहाँ पर लेंथ की बात करती हूँ। सो लेंथ इज अ ट्रेड, और उस लेंथ के दो ऑपोजिट या कॉन्ट्रास्टिंग बिहेवियर हो सकते हैं। जैसे लेंथ में क्या है, एक एक इंडिविजुअल कोई टॉल हो सकता है और दूसरा इंडिविजुअल कोई डॉर्फ हो सकता है। सपोज कर लो मैं हम लोग अपने लिए बात करते हैं कि जैसे कलर ऑफ हेयर। तो कलर ऑफ हेयर की मैं बात करती हूँ तो मे बी किसी का ब्लैक हेयर हो तो उसका कॉन्ट्रास्टिंग बिहेवियर हो सकता है, किसी का ब्राउन हेयर हो। ठीक है। सो पाइसम सेटाइवम में ऐसे एक दो नहीं बल्कि पूरे के पूरे 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स अवेलेबल थे, जैसे कि लेंथ। प्लांट में या तो प्लांट टॉल हो रहा था या तो डॉर्फ हो रहा था, तो ये लेंथ का कॉन्ट्रास्टिंग बिहेवियर हो गया। जो फ्लावर के कलर्स थे उसमें कॉन्ट्रास्टिंग बिहेवियर कैन बी सीन। जैसे कि फ्लावर जो होते थे वो रेड कलर के या फिर तो वाइट कलर के होते थे। इसके अलावा आप जैसे शेप ऑफ सीड की भी बात कर सकते हैं। सो जो मटर में जो सीड का शेप है, उसमें भी दो तरह के बिहेवियर कैन बी सीन। एक तो मटर का जो दाना होगा इट मे बी राउंड, और या फिर ये कैसा हो सकता था, रिंकल भी हो सकता था। सेम तरह से और भी आप बहुत, जैसे शेप ऑफ पॉड, जो पी पी का जो दाने का जो पॉड होता है वो पॉड कैसा हो सकता है, या तो स्वेलन हो सकता है या तो फिर फ्लैटन हो सकता है। इसी तरह से कलर ऑफ सीड की भी बात करते हैं, तो कलर ऑफ सीड मैं तो अभी सिर्फ वही बिहेवियर या वही ट्रेट्स लिख रही हूँ जो अभी हमें लॉज में यूज करने हैं। सो कलर ऑफ सीड की भी अगर मैं बात करूँ, तो कलर ऑफ सीड में क्या हो सकता था, या तो सीड कलर येलो हो सकता था, या तो आपके मटर के दाने जो हैं, सीड्स जो हैं वो येलो होंगे, या तो फिर कैसे होंगे, ग्रीन होंगे। सो ये कॉन्ट्रास्टिंग बिहेवियर जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। क्योंकि डेफिनेटली अब आप बात कर रहे हो इनहेरिटेंस की, तो इनहेरिटेंस जो है वो आज की डेट में हम सब जानते हैं कि जीन्स से कंट्रोल हो रहा है। तो जीन्स यू कैन नॉट सी, यू कैन सी द ट्रेट। है ना, आपको आपको जो दिखाई पड़ रहा है आप तभी तो आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई राउंड वाला ट्रेट आया या रिंकल वाला ट्रेट आया। अगर आप सेम सेम फिनोटाइप के बीच में क्रॉस कराएंगे तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ से, मतलब किस पेरेंट से, फादर से या मदर से, या फिर मेल पेरेंट से या फीमेल पेरेंट से, कहाँ से वो ट्रेट आपको इनहेरिट हुआ है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो पी प्लांट था वो उनके लिए एक सक्सेस का रीजन था, क्योंकि उसमें कॉन्ट्रास्टिंग बिहेवियर देखा गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस की। तो इन टोटल मेंडल ने 3 लॉज दिए थे। 3 लॉज थे। पहला लॉ अगर मैं बात करूं मेंडल्स लॉ की, तो पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, इस पर अभी हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सेकेंड लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और जो थर्ड लॉ था, इट वाज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है। सो अभी हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस की। देखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस अगर आप वर्ड से ही देखोगे ना तो आपको लिटरली ही समझ में आ जाएगा, डोमिनेटिंग। है ना, कोई चीज डोमिनेट करती है तो डोमिनेटिंग। तो इसमें क्या है कि उन्होंने, पहले तो मैं आपको एक्सपेरिमेंट समझा देती हूँ कि हुआ क्या था। उन्होंने सपोज कर लीजिए उन्होंने एक ट्रेट को, जो प्लांट लिया है वो टॉल है ना, और दूसरा जिसको ब्रीड करा रहे हैं, दूसरा प्लांट जो लिया है वो डॉर्फ है। तो टॉल प्लांट्स और प्लांट और डॉर्फ प्लांट के बीच में जब वो क्रॉस कराते हैं, तो क्रॉस कराने के बाद वो देखते हैं कि उनको जो नेक्स्ट जनरेशन मिल रही है, आइडियली अगर हम सोच के देखें, हमें कुछ भी नहीं मालूम, सपोज कर लीजिए हम सोच के देखें अगर एक पेरेंट टॉल है और एक पेरेंट ऑफ है,
तो उसमें उनके आने वाले ट्रेड्स में, उनके आगे आने वाली जनरेशन में हमें क्या रिजल्ट मिल सकते हैं? हमें रिजल्ट मिल सकते हैं या तो वो टॉल होगा या तो वो डॉर्फ होगा जो नेक्स्ट जनरेशन है, या तो फिर वो इंटरमीडिएट भी हम सोच सकते हैं ऐसा। लेकिन मेंडल क्या देखते हैं कि जब वो टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट के बीच में क्रॉस कराते हैं तो उनकी फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ एक ही ट्रेट है, या वाला ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ही ट्रेट है जो कि एक्सप्रेस हुआ है, जो कि विजुलाइज किया गया। जैसे कि अगर मैं टॉल और डॉर्फ वाले में बात करूं आपसे, कि अगर वो एक टॉल प्लांट के बीच में है ना, और अगर एक वो ड्वार्फ प्लांट के बीच में क्रॉस कराते हैं, तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि फर्स्ट जनरेशन में मिलने वाले सारे के सारे प्लांट कैसे थे? टॉल थे। सो यहाँ पर उन्होंने, ये मैटर था और उन्होंने ऐसा कहा कि कोई एक ही ट्रेट होगा जो फर्स्ट जनरेशन में विजुलाइज किया जाएगा। चलो एक बार इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको स्टेटमेंट वाइज मोर क्लैरिटी दूंगी। सो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है कि क्रोमोसोम पर जो है वो अलील प्रेजेंट होते हैं। और अगर मैं बात करूं कि अलील क्या है, सो सपोज कर लीजिए ये क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स अवेलेबल होते हैं, ये आप लोग जानते हैं। सो यहाँ पे इस तरह से कुछ जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब अलील क्या होता है? द टू फॉर्म ऑफ अ जीन, मतलब एक एक ही जीन के दो फॉर्म हो सकते हैं। मान लीजिए मैं ट्रेट की बात कर रही हूँ, लेंथ, ठीक है, लेंथ की बात करें तो लेंथ के दो बिहेवियर हो सकते हैं ना। अभी अभी हमने बात की टॉलनेस और डॉर्फनेस, है ना, अभी अभी बात की। तो ऐसे ही हम कह रहे हैं कि एक जीन के भी दो फॉर्म हो सकते हैं। सपोज कर लीजिए टॉलनेस है, उसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ कैपिटल टी जीन से, और डॉर्फनेस को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ स्मॉल टी जीन से। तो दो तरह का कॉम्बिनेशन या तीन तरह का कॉम्बिनेशन हमारे क्रोमोसोम पे देखा जा सकता है। कि सपोज कर लीजिए कि ये जो दो फॉर्म होते हैं जिनको कि हम एलील कहते हैं, वो इस तरह से प्रेजेंट हो, यानी अलील में जो सेट है वो टी टी कैपिटल कैपिटल ही हो, जो कि हमने टॉलनेस के लिए लिया है। या फिर दूसरी चीज क्या हो सकती थी? दूसरी चीज ये हो सकती थी कि इसमें जो एलील्स हो, वो एलील्स जो है वो ऐसे हो, स्मॉल टी वाले ही हो। तो अब अगर आपके क्रोमोसोम पे, ये मैं आपको बेसिक्स बता रही हूँ बिफोर स्टार्टिंग द लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। तो अगर किसी क्रोमोसोम में सिमिलर काइंड ऑफ एलील प्रेजेंट है, तो ऐसे क्रोमोसोम को हम कहते हैं होमोजाइगस कंडीशन या होमोजाइगस क्रोमोसोम। सो होमो मीन्स सिमिलर और जाइगस मतलब जाइगोटिक कंडीशन। तो जाइगोट में अगर अलील की कंडीशन, मतलब क्रोमोसोम पे अलील की कंडीशन अगर सेम काइंड ऑफ एलील प्रेजेंट है, तो दैट कंडीशन इज होमोजाइगस कंडीशन। इसके अगेंस्ट में अगर कंडीशन ऐसी कुछ है कि सपोज कर लीजिए ये क्रोमोसोम है और इसमें जो जीन्स हैं वो कुछ इस तरह से प्रेजेंट है, या एलील्स जो है वो कुछ इस तरह से प्रेजेंट है कि जीन में, जो एलील में एक जीन तो कैपिटल टी वाला है और एक एलील जो है वो स्मॉल टी वाला है, अगर ऐसी कुछ कंडीशन प्रेजेंट है तो इसको हम कहते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन। सो अभी आपने ये समझ लिया कि हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या है और होमोजाइगस कंडीशन क्या है और एलील्स क्या है। चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा है। सो मेंडल ने इस मेरे पर्टिकुलर एग्जांपल जो मैं ले रही हूँ, इसमें हम बात करते हैं एक टॉल और एक डॉर्फ प्लांट को क्रॉस कराया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ है। सो मेंडल टुक अ टॉल प्लांट एंड अ डॉर्फ प्लांट, ठीक है। प्योर टॉल प्लांट अगर मैं बोल रही हूँ, सो दैट मीन्स प्योर का मतलब होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है। प्योर वर्ड का मतलब है यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन, आई एम रिपीटिंग। सो टॉल प्लांट जो है हमने लिया है प्योर होमोजाइगस, तो आप टॉल लेंगे टी टी कैपिटल कैपिटल दोनों ही, और डॉर्फ जो है वो हो जाएगा आपका स्मॉल टी, ठीक है। सो दिस इज द पेरेंट जनरेशन। अभी क्या होगा कि क्रॉस कराया जाएगा, तो क्रॉस कराने के लिए हमारे को सपोज कर लीजिए ये वाला एक प्लांट जो है मेल प्लांट है और ये वाला प्लांट जो है वो फीमेल प्लांट है, ऐसे ही कुछ हो रहा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराया जा रहा होगा। तो यहाँ पर जो है जब रिप्रोडक्शन कराने से पहले या क्रॉस कराने से पहले गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा ही होगा। सो गैमीट्स मतलब जर्म सेल्स, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट। अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आता तो अगर हम ह्यूमन का केस लेके देखें तो आपको मेरी बात जल्दी से समझ में आ जाएगी। जैसे मेल गैमीट्स बोले तो स्पर्म सेल, फीमेल गैमीट बोले तो एग सेल। तो इस तरह से मेल गैमीट बनेंगे, फीमेल गैमीट बनेंगे, फिर फ्यूजन होगा तो रिप्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कराना है, तो पहले तो यहाँ पे गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, और गैमीट्स के फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, आधे आधे हो जाते हैं। मियोसिस में हम लोगों ने देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है। सो इस तरह से जो पेरेंट्स जनरेशन होंगे, तो यहाँ से हमें
ये गैमीट्स फॉर्म हो जाएंगे। अभी क्या होगा, अभी या तो मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फ्यूज करेगा। तो अगर मैं बोलूँ तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पर जो जाइगोट की कंडीशन आ सकती है इस क्रोमोसोम के लिए, सो वो आ सकती है कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर ये वाला इसके साथ फ्यूज होता है तो कंडीशन आती है कैपिटल टी स्मॉल टी। ये इसके साथ होता है तो भी कंडीशन आती है कैपिटल टी स्मॉल टी। और अगर ये इसके साथ फ्यूज होता है तो भी कंडीशन आती है कैपिटल टी और स्मॉल टी। और ये वाले जो प्लांट्स हैं ये हमें फर्स्ट जनरेशन के प्लांट हैं, तो इसको हम लिख देंगे F1 जनरेशन। F1 जनरेशन मतलब फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। ओके बच्चों, तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि वो क्या देख रहे हैं कि ये जितने भी प्लांट्स हैं ये सारे के सारे टॉल हैं। यानी मैं बोलती हूँ तो 100% टॉल प्लांट इनको मिले हैं फर्स्ट जनरेशन में। तो वो कह रहे हैं कि अगर किसी प्योर होमोजाइगस प्लांट्स के बीच में मतलब डेफिनेटली ऑपोजिट कॉन्ट्रास्टिंग बिहेवियर वाले होमोजाइगस प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराया जाता है, तो फर्स्ट जनरेशन में कोई एक ही ट्रेट होता है जो एक्सप्रेस होता है, कोई एक ही ट्रेट है जो कि अपने आप को शो कर पा रहा है। और दूसरा जो एलील है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि स्मॉल टी यानी डॉर्फनेस वाला जीन प्रेजेंट नहीं है, जीन प्रेजेंट है लेकिन उसका एक्सप्रेशन नहीं हो पा रहा है, वो अपने आप को शो नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो टॉलनेस वाला जीन है वो डोमिनेटिंग है ना। हम लोग कहते हैं ना अरे वो, सो हम लोग बात कर रहे थे कि 100% प्लांट जो है वो टॉल मिले क्योंकि कोई एक ही ट्रेट होगा जो कि अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है। सो अगर हेट्रोजाइगस, इसको मैं दूसरे वर्ड्स में अगर आपको समझाना चाहूँ, तो अगर कंडीशन हेट्रोजाइगस है तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में कोई एक ही जीन होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। और जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, जैसे यहाँ पे कौन एक्सप्रेस कर रहा है, कैपिटल टी वाला जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, यानी जो टॉलनेस है वही एक्सप्रेस हो रही है। तो जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है उसको हम कहते हैं डोमिनेटिंग जीन या डोमिनेंट ट्रेट। तो डोमिनेंट, और वो जीन जो प्रेजेंट तो है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा अपने आप को, जैसे ये डॉफनेस वाली जीन थी यहाँ पर, तो इसको हम कहेंगे रेसेसिव ट्रेट। रेसेसिव ट्रेट। तो वो F1 जनरेशन में हमें जो हेट्रोजाइगस कंडीशन मिलती है उसमें कोई एक डोमिनेंट होता है और कोई एक रेसेसिव होता है। जो डोमिनेंट होगा वही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और इस रीजन से हमें सारे के सारे प्लांट्स F1 जनरेशन में टॉल मिलते हैं। लेट्स सी द स्टेटमेंट विच आई हैव ऑलरेडी नोटेड हियर। तो बात कर लेते हैं हम लोग मेंडल्स लॉज ऑफ डोमिनेंस की। ठीक है, कुछ डेफिनेशन एंड स्टेटमेंट डिस्कस कर लेते हैं। सो मेंडल्स लॉज ऑफ डोमिनेंस स्टेट्स दैट in a crossing between homozygous organisms for contrasting characters of pairs, only one character of the pair appears in the first generation। यही तो हमने डिस्कशन किया था ना कि अगर होमोजाइगस कंडीशन में ऑपोजिट बिहेवियर वाले प्लांट्स को क्रॉस कराएंगे तो कोई एक ही ट्रेट होगा जो एक्सप्रेस होगा। The second point is the law of dominance is the first law of heredity proposed from the works of Mendel. The law explains that all characters in an individuals are controlled by a distinct unit called the factors। ठीक है। सो वो कह रहे हैं कि जो ट्रेड्स होते हैं वो फैक्टर से गवर्न, एक्चुअली जब मेंडल काम कर रहे थे तब हमें नहीं पता था ये जीन्स हैं, उस टाइम पर जीन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी। तो मेंडल ने कहा था जो ट्रेड्स होते हैं वो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, वो गवर्न करते हैं फैक्टर्स को, सॉरी फैक्टर्स को नहीं, ट्रेड को वो फैक्टर्स गवर्न करते हैं। तो उन्होंने उनको फैक्टर नाम दे दिया था। आज की डेट में हम फैक्टर नहीं बोलते, उनको जीन बोलते हैं। तो अगर कोई आपसे बोलता है कि फैक्टर्स आर नाउ नोन एज, तो फैक्टर्स आर नाउ नोन एज जीन्स। एंड फैक्टर्स अकर्स इन पेयर्स। ठीक है, तो ये वाली बात मैंने आपको समझाई कि जो जीन होते हैं उसके दो फॉर्म्स होते हैं जिनको कि हम एलील कहते हैं। अगली बात देख लेते हैं स्टेटमेंट में क्या लिखी हुई है। द पेयर कैन बी होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। द पेयर can be homozygous or heterozygous, and in the case of heterozygous pair one of the factor dominates over other। तो एक कोई होगा heterozygous condition में जो कि dominate करेगा। अगली बात देखिए वो क्या कह रहे हैं। the character that dominates is called the dominant। ठीक है, and one that remains unexpressed is called the recessive character। फाइन बच्चों, the recessive character even
दो इन लेटेंट, लेटेंट मतलब वो छुपा हुआ है, ठीक है। सो द रेसेसिव कैरेक्टर इवन दो इन लेटेंट कंडीशन इज ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग्स इन द सेम वे एज द डोमिनेंट कैरेक्टर। तो वो तुमसे कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वो ट्रांसफर नहीं हो रहा, वो ट्रांसफर हो रहा है, वैसे ही हो रहा है जैसे कि डोमिनेटिंग जीन जा रही है, वैसे ही रेसेसिव जीन भी जा रही है, लेकिन वो ज्यादा पावरफुल नहीं है। मैं अगर सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं तो यही है कि वो प्रेजेंट तो है पर वो एक्सप्रेसिव नहीं है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, द रेसेसिव कैरेक्टर इवन दो इन लेटेंट, ये तो हमने कर लिया। द रेसेसिव कैरेक्टर, यस दिस वन, द रेसेसिव कैरेक्टर इज ओनली एक्सप्रेस्ड व्हेन द ऑफस्प्रिंग्स हैव two copies of the same allele रिजल्टिंग इन द होमोजाइगस इंडिविजुअल। तो वो कह रहे हैं कि भाई कब कब ऐसा होगा कि हमें जो रेसेसिव ट्रेट दिखाई पड़ेगा। तो रेसेसिव ट्रेट तभी विजुअलाइज कर सकते हैं जब होमोजाइगस कंडीशन हो, टीटी स्मॉल टीटी वाली इस टाइप का कुछ। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि देखिए टॉलनेस के लिए रेसेसिव कब होगा। अगर मैं कहती हूँ कोई प्लांट जो है डॉर्फ कब होगा, तो डॉर्फ के लिए कोई डाउट होना ही नहीं है, यही कंडीशन है डॉर्फनेस के लिए, क्योंकि ये रेसेसिव ट्रेट है और ये एक्सप्रेस ही तब होगा, यानी प्लांट डॉर्फ बनेगा ही तब जब दोनों ही एलीज स्मॉल टी टाइप के होंगे। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि प्लांट अगर टॉल है तो उसका एलील कैसे होंगे, तो भाई हम नहीं कह सकते, हमें जीन्स नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये ऐसे भी हो सकते हैं और ये ऐसे भी हो सकते हैं, है ना। तो टॉलनेस जो है वो होमोजाइगस कंडीशन में भी टॉलनेस आ रही है और हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी टॉलनेस आ रही है। इसके आगे हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, कंटिन्यू करेंगे कि अगर इसके बाद क्या होता है, ठीक है। सो ये एक तरह का मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, क्योंकि हम यहाँ पर मोनो मतलब सिंगल, हाइब्रिड मतलब हाइब्रिडाइज कराना, किसी ऑपोजिट चीजों को मिलाना, ठीक है। सो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ एक ही ट्रेट को स्टडी कर रहे हैं। जैसे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हमने एक ट्रेट लेंथ को ही स्टडी किया, ठीक है। सो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है जिसमें फर्स्ट लॉ भी हमने किया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, विच स्टेट्स दैट कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय द डिस्क्रीट यूनिट्स नोन एज फैक्टर्स। The second statement, in heterozygous condition, only one gene is able to express itself, and the gene which expresses itself is known as dominant, and which remain in latent condition is known as recessive, रेसेसिव ट्रेट और रेसेसिव कंडीशन, ठीक है। सो ये हो गया हमारे स्टेटमेंट्स, और उसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। टिल देन गुड बाय, सी यू।